हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर लिए थे। अब इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स पे। इसके बाद बच जाएंगे विटामिन्स, वाटर एंड ड्रॉप फेस, उन पर हम लोग चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो देखते हैं फैट्स जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, यानी कि वो फूड होते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी गिविंग फूड था, फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड है। बट फिर अंतर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में हमको फैट्स से अधिक एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में हमको फैट्स से अधिक एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, तब हमको 18 किलोजूल ऑफ एनर्जी मिलती है। जबकि वही 1 ग्राम फैट अगर हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है फैट्स और उसका ऑक्सीडेशन होता है तो 36 किलोजूल ऑफ एनर्जी हमको मिलती है। यानी कि लगभग कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में सीधी 2 गुनी एनर्जी हमको फैट्स से मिलती है। फैट्स हमको कहाँ से मिलता है? फैट्स के सोर्सेस क्या हैं? ऑयल। जितने भी तरह के हमारे एडिबल ऑयल्स हैं जो हम लोग खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल है, कई जगह कोकोनट ऑयल भी यूज किया जाता है खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, मिठाइयाँ बनाने के लिए उसको खाते हैं। ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली का तेल है, सोयाबीन ऑयल है, सोयाबीन का तेल है, सनफ्लावर ऑयल है, और भी कई तरह के एडिबल ऑयल्स हैं जिनका यूज हम लोग अपने फूड में करते हैं। उन सभी से फैट्स मिलता है। घी से हमको फैट्स मिलता है, बटर से हमको फैट्स मिलता है। इट मीन्स अब जितने भी ऑयल और घी से या बटर की मदद से बनाए गए फूड प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी से हमको फैट्स मिलने वाला है। एग से हमको फैट मिलता है और मीट से हमको फैट्स मिलता है। कैश्यू नट यानी कि काजू से मिलता है। ग्राउंड नट, मूंगफली से हमको फैट्स मिलता है। हमारे बॉडी में फैट्स की कमी हो जाए तो कोई खास अंतर नहीं पड़ता, हालांकि अंतर तो पड़ता है बट ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह भी एनर्जी गिविंग फूड है और कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी गिविंग फूड है। अगर हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, इट मीन्स हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स उससे तो फुलफिल हो जाती है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में फैट्स एक्सेस हो गया तो उससे ओबेसिटी आ जाएगी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, यानी कि जो अपना पेट है, सबसे ज़्यादा असर तो ओबेसिटी का इसी के ऊपर दिखता है कि पेट पहले पेट रहता है, फिर वो तबला हो जाता है, फिर वो ढोलक हो जाता है, फिर वो बढ़ करके पूरा नगाड़ा हो जाता है। ये ओबेसिटी होती है, इसलिए बीमारी होती है मोटापे की, क्योंकि हमारे भोजन में फैट्स ज़रूरत से ज़्यादा होता है। देन प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। ये हमारे शरीर बनाने वाला फूड होता है। इट हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ, हमारे शरीर के विकास में प्रोटीन हेल्प करता है। रिपेयर ऑफ वियर एंड टियर इन सेल्स और टिश्यूज, हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज में जो वियर्स एंड टियर्स होते हैं, जो टूट फूट होती है, उनके रिपेयर में प्रोटीन हेल्प करता है। न्यू सेल्स, न्यू टिश्यूज जनरेट करने में प्रोटीन हमारी मदद करता है। अब प्रोटीन हमको मिलेगा कहाँ से? उसके सोर्सेस क्या है? पल्सेस। जितनी भी तरह की दालें हैं उनसे हमको प्रोटीन मिलता है। अरहर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल या अन्य जो भी दाल हम लोग खाते हैं, उन सभी दालों से हमको प्रोटीन मिलता है। सबसे अधिक शाकाहारी भोजन में जो सबसे अधिक प्रोटीन अगर किसी से मिलता है तो वो है सोयाबीन। तो सोयाबीन से हमको सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। एग्स, अंडे से हमको प्रोटीन मिलता है।
हालांकि जिस तरह से मिल्क के बारे में आपको बताया था, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, मिल्क जो होता है वो पूर्ण आहार होता है, क्योंकि हमारे 7 के 7 जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और वाटर, ये सारे की सारी चीजें मिल्क में प्रेजेंट होती है और इसीलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। चूंकि मिल्क कंप्लीट फूड है, इसीलिए न्यू बॉर्न बेबी सिर्फ मदर्स मिल्क पी करके ही, सिर्फ मदर मिल्क पे वो सरवाइव भी करता है और वो ग्रो भी करता है, डेवलप भी करता है, हर चीज करता है। और जो जानवर होते हैं उनके बच्चे भी, जो दुधारू जानवर होते हैं, जो अपने मैमल्स होते हैं, जो अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं और उसको दूध पिलाते हैं, उनके भी जो बच्चे होते हैं वो मदर्स मिल्क पर ही फीड करते हैं और वो ग्रो और डेवलप करते हैं। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है। तो इस तरह से मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है। ठीक उसी तरह एग भी कंप्लीट फूड होता है। एग के अंदर भी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी एग में प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए एग को भी कंप्लीट फूड कहा जाता है। बट मेनली एग में 2 चीजें होती हैं, फैट्स एंड प्रोटीन्स। बाकी चीजें भी होती हैं बट उनकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं हो करके उनकी क्वांटिटी कम होती है। सबसे ज्यादा जिस न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी एग में होती है वो है फैट्स एंड प्रोटीन्स। अंडे को जब हम लोग उबालते हैं, उबालने के बाद जब आप उसका छिलका हटाते होंगे ऊपर से, तो उसमें 2 पार्ट आपको मिलता होगा, एक सफेद वाला पार्ट और एक पीला वाला पार्ट। बिल्कुल गोली की तरह अंदर सफेद वाले पार्ट के अंदर वो जो पीला वाला पार्ट रहता है, वो पीले वाले पार्ट में मेनली फैट्स होता है और सफेद वाले पार्ट में मेनली प्रोटीन होता है। देन चीज, पनीर जिसको बोलते हैं, उससे भी हमको प्रोटीन मिलता है। फिश, मछलियों से, मांसाहारी भोजन में सबसे अधिक अगर प्रोटीन हमको कहीं से मिलता है तो वो फिश, मछलियों से मिलता है। फिर मीट से भी हमको प्रोटीन मिलता है। तो ये है हमारे प्रोटीन के सोर्सेस। अगर हमारे फूड में प्रोटीन एक्सेस मात्रा में, हम जरूरत से ज्यादा अगर प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तब भी हमको डिजीज हो जाती है। कुछ एक्स्ट्रा सेल्स हमारे बॉडी के अंदर जनरेट हो जाते हैं, जो एक्स्ट्रा सेल्स कई बार कैंसर के कारण बन जाते हैं। लेकिन अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी है, हमारे फूड में प्रोटीन की कमी है, हम पूरा सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन का कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी ग्रोथ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। बॉडी में हमारे जितना ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखना चाहिए उतना ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं आ पाता है। अगर यही हाल बच्चों के साथ है तो बच्चों का बॉडी बिल्कुल भी ग्रो और डेवलप नहीं करेगा जी। तो बॉडी के ग्रोथ उससे डिस्टर्ब हो जाएगी। वियर्स एंड टीयर्स की रिपेयरिंग नहीं होगी अगर प्रोटीन की कमी है हमारे फूड में। तो अगर कहीं घाव हो गया है, प्रोटीन की कमी है, तो जल्दी वो घाव नहीं भरेगा। कहीं कट गया है, फट गया है, जल गया है, तो वो जल्दी रिपेयर अप नहीं होगा। यानी कि रिपेयरिंग कैसे होगी? न्यू सेल्स जनरेट होने से, न्यू टिश्यूज जनरेट होने से ही तो रिपेयरिंग होती है, और उसका जनरेशन तभी होगा जब प्रोटीन मिलेगा। अगर फूड में प्रोटीन नहीं है या एडिक्वेट से रिक्वायर्ड अमाउंट से बहुत बहुत कम है, तो ये सारी समस्याएं आएंगे। अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों की अगर कमी है, तो उससे जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। P फॉर प्रोटीन, E फॉर एनर्जी, M फॉर माल न्यूट्रिशन, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से मेनली हमको एनर्जी मिलती है फूड में, है ना, तो एनर्जी की भी प्रॉब्लम आएगी, उसमें भी माल न्यूट्रिशन होगा, और प्रोटीन की कमी उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन होगा। यानी कि दोनों मिल करके क्या करेंगे? बॉडी को जरूरत से ज्यादा कमजोर कर देंगे, अंडर डेवलप्ड कर देंगे, उसके ग्रोथ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देंगे। इस PEM के अंदर 2 तरह की बीमारियां आती हैं, मैरास्मस और क्वासी-ओरकर। तो मैरास्मस और क्वासी-ओरकर की बीमारियों के हम शिकार हो जाएंगे। उनमें से एक बीमारी में क्या हो जाता है? सिर छोटा हो जाता है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, और
हाथ पैर सब पतले पतले हो जाते हैं, सिर्फ एक पेट ही है जो बड़ा हो जाता है। दूसरे बीमारी में क्या होता है, सिर बड़ा हो जाता है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, लेकिन बाकी सारे शरीर के अंग दुबले पतले रह जाते हैं। तो ऐसी बीमारियां पीएम में होती है, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होती है। वीकनेस है बॉडी के अंदर, क्योंकि एनर्जी पूरी नहीं मिली और प्रोटीन पूरा नहीं मिला, तो बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ, इसीलिए उस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं मिनरल्स के। मिनरल्स में नो एनर्जी वैल्यू, मिनरल से हमको कोई एनर्जी नहीं मिलती, उसमें कोई एनर्जी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत वाइटल होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए कुछ जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हमारे डाइट में, हमारे भोजन में होने ही होने चाहिए, वो हैं आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड आयोडीन। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड आयोडीन, ये 4 जो मिनरल्स हैं, ये बेसिक मिनरल्स हैं। ये तो हमारे डाइट में, हमारे फूड में होने ही होने चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में ये मेजर रोल प्ले करते हैं। इनका बहुत ही वाइटल रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी की फंक्शनिंग में, हमारे बॉडी के ग्रोथ में, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, ये क्या करता है हमारे बॉडी में, फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। आयरन की वजह से हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। अगर आयरन कम रह जाएगा तो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कम होगा, हेमोग्लोबिन कम होगा। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कैरियर होता है। हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड के आरबीसी, ब्लड के 2 पार्ट डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी, जो हमारा ब्लड है शरीर के अंदर, है ना, इस ब्लड के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, है ना। जहां प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करवाना, यानी कि कहीं कट जाता है, फट जाता है, ब्लड गिरता है, तो उसके अंदर जो प्लेटलेट्स है, उसी प्लेटलेट्स की वजह से ब्लड क्लॉट होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी कि जम जाता है। और जहां कटा फटा है वहां पर चूंकि ब्लड जम जाता है, तो फिर और ब्लीडिंग रुक जाती है और खून बहना रुक जाता है और शरीर से खून नहीं गिरता है। अगर ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई तो शरीर का सारा खून गिर जाएगा और इंसान की मौत भी हो सकती है। तो प्लेटलेट्स ये हो गया। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स। ये बीमारियों से लड़ता है। बीमारियों से लड़ने में हम जो फौजी के रूप में, कमांडो के रूप में जो काम करता है वो है डब्ल्यूबीसी। अगर शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई है तो समझ आइए कि आपके बॉडी के अंदर कोई मिलिट्री नहीं है, कोई फौज नहीं है जो बीमारियों से लड़ेगी, फाइट करेगी और बीमारियों को हराएगी। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये मेनली इसी के अंदर ये हेमोग्लोबिन होता है और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कैरियर होता है। हम जो खाना खाते हैं, खाना जब हमारा पचता है, उसका जो रस निकलता है, डाइजेस्टेड फूड जूस उसको कहते हैं। वो डाइजेस्टेड फूड जूस जब हमारे ब्लड में मिक्स होता है तो यही आरबीसी उसको कैरी करके लेके जाता है बॉडी के एक एक सेल के अंदर। और यही आरबीसी के अंदर जो हेमोग्लोबिन है वो लंग्स से, जो हम सांस लिए रहते हैं हवा, उस हवा में से हमारा लंग्स, हमारे फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन छांट करके रख करके उसको ब्लड में मिक्स करते हैं। वो जो ब्लड में मिक्स करते हैं वो दरअसल वो हेमोग्लोबिन ही उसको एब्जॉर्ब करता है, जो कि आरबीसी का एक हिस्सा है। और वो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के माध्यम से बॉडी के एक एक सेल में पहुंचता है। उसी ऑक्सीजन और हमारे डाइजेस्टिव फूड जूस के बीच में जो रिएक्शन होता है, जिसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं या फिर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, उसी प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी हमारे सेल के काम में आती है। उस एनर्जी के बदौलत हमारे सेल सारे के सारे फंक्शंस करता है। हमारा बॉडी सेल से ही तो बना हुआ है, पूरा बॉडी एक्टिव रहता है उस एनर्जी की वजह से। जो तत्काल खर्च हो जाती है, उसी समय जो एनर्जी खर्च हो जाती है वो ठीक है, बाकी जो बच जाती है वही एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। इस पर फिर चर्चा हम आगे वाली क्लासेस में करेंगे, जब हम लोग सेल्स एंड टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे तब। तो
इसी हेमोग्लोबिन को बनने में ये आयरन काम करता है। तो अब जरा समझ लीजिए कि अगर बॉडी में हमारे डाइट में और भोजन में आयरन नहीं है तो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा यानी कि हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कैरिंग कम हो जाएगा, और जब सेल्स में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो डाइजेस्टेड फूड जूस का ऑक्सीडेशन कम होगा। ऑक्सीडेशन कम होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, एनर्जी ही कम मिलेगी, तो बिना एनर्जी के कोई वर्क होगा कैसे? यानी कि कुल मिलाकर के बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी जी? वीकनेस, कमजोरी। तो आयरन की कमी से शरीर में कमजोरी आ जाती है और उस कमजोरी वाली बीमारी का नाम है एनामिया। तो एनामिया हो जाएगी आयरन की कमी की वजह से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मिनरल है वो है कैल्शियम, है ना। कैल्शियम पर जाने से पहले इस पर भी चर्चा कर ले कि आखिर आयरन आपको मिलेगा कहां से, क्या खाएं कि आपको आयरन मिले? लीवर, कलेजी, वहां से मीट, एग्स, अंडे, ग्रीन वेजिटेबल्स। हमारे डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा से ज्यादा रहनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वाइटल रोल है हमारे बॉडी में, वो है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। यानी कि कैल्शियम हड्डी और दांत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले करता है बोन्स एंड टीथ को फॉर्म करने में, हड्डियां और दांत बनाने में। जाहिर सी बात है कि अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो हमारे शरीर में नए दांत या नए हड्डियों का जो फॉर्मेशन है, या पुराने से पहले से जो हड्डियां या दांत फॉर्म हो चुके उनके डेवलपमेंट में कमी आ जाएगी, या फिर ऑलरेडी पहले से जितना बोन्स एंड टीथ चाहिए वो डेवलप हो चुके हैं, फॉर्म हो चुके हैं, डेवलप भी हो चुके हैं, अब उनको कैल्शियम की कमी हो रही है तो वो कमजोर हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत कमजोर हो जाएंगे। और दांत कमजोर होने का अर्थ है कि कम उम्र में ही हल्की फुल्की प्रेशर पर भी, स्ट्रेस पर भी दांत झड़ने लगेंगे, जवानी में बुढ़ापा आ जाएगा, बिना दांत के हो जाएंगे। तो लाइफ टाइम दांत की जरूरत है। दांत को अगर बनाए रखना है तो उसको मजबूत बनाए रखना पड़ेगा, और मजबूत बना के रखना है तो डाइट में कैल्शियम लेना पड़ेगा। हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? हल्की फुल्की भी चोट कहीं लगेगी, गिर गए तो हड्डियां टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगे, प्लास्टर चढ़वाना पड़ेगा। हो सकता है कि ऑपरेशन प्लेटलेट रड ओड सब लगा करके उसको डॉक्टर फिट करें। तो उस हालात में क्यों जाए? या फिर हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएंगी तो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, हड्डियां फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, आसानी से मुड़ जाती हैं। पूरे बॉडी का जो वेट है वो पैरों पर पड़ता है, और पैरों की हड्डियां अगर कमजोर हो गई है तो हड्डियां क्या हो जाएंगी जी? मुड़ जाएंगे, और पैर का जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाएगा। तो जो हमारा पैर बिल्कुल यूं रहना चाहिए तो वो या तो यूं घूम जाएगा, ऐसे हो जाएगा, या फिर ऐसे हो जाएगा कि घुटने आपस में टकराने लगेंगे, अंदर की तरफ मुड़ जाए या बाहर की तरफ मुड़ जाए। ये बीमारी का नाम है जी रिकेट्स। यानी कि आपके डाइट में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाएगी। ये ना हो, प्रॉपर बोन्स एंड टीथ का फॉर्मेशन हो, उनका डेवलपमेंट हो, उनकी ताकत जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे, वो स्ट्रांग बने रहे, रिकेट्स नाम की बीमारी कभी पास फटके भी नहीं। इसके लिए जरूरी है कि कैल्शियम हमारे डाइट में हो। और ये कैल्शियम कहां से मिलेगा? मिल्क, एग्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स से। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट मिनरल है वो है फास्फोरस। फास्फोरस क्या वाइटल रोल प्ले करता है जी हमारे बॉडी में? वो भी डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ में काम करता है। जहां पर कैल्शियम बोन्स एंड टीथ के फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले कर रहा था, ये उसके डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। तो जो प्रॉब्लम वहां होती थी वही प्रॉब्लम यहां हो जाएगी। अगर हमारे डाइट में फास्फोरस की कमी है तो हमारे बोन्स एंड टीथ का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, वे वीक रह जाएंगे, वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, यानी कि दांत झड़ सकते हैं कम उम्र में ही हल्के से प्रेशर पे, और हड्डियां मुड़ सकती हैं। खासकर जब हड्डियां मुड़ने की बारी है, अगर हाथ से ज्यादा वजन उठाते हैं, कोई हैवी ड्यूटी वर्क करते हैं तो हाथ की हड्डियां मुड़ सकती हैं। और वैसे तो पूरे शरीर का वजन चलते वक्त, दौड़ते वक्त, काम करते हो तो पैर पर ही रहता है। सबसे ज्यादा मुड़ने का चांस हड्डियों का कहाँ रहता है? पैर में ही रहता है। तो पैर की हड्डियां या तो मुड़ के ऐसे हो जाएंगे या फिर ऐसे हो जाएंगे, और इस तरह की बीमारी का नाम रिकेट्स है। यानी कि कैल्शियम की कमी से भी रिकेट्स, फास्फोरस की कमी से भी रिकेट्स।
अगला जो वाइटल मिनरल है वो है आयोडीन। आयोडीन क्या मेजर रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में जी? आयोडीन जो है वो हमारे थायराइड जो ग्लैंड है उसके फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है जी? यहाँ होता है गले में, यहाँ पर इस पोर्शन पर थायराइड ग्लैंड है। ये थायराइड ग्लैंड को पूरी तरह से कंट्रोल करने का जो काम है, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम है, वो आयोडीन ही करता है। थायराइड ग्लैंड का मेनली काम है थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करना। थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करें। थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो गले के साइज को मेंटेन करके रखता है। अगर हमारे डाइट में, हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो गई तो फिर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड जो है उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी, और जब थायराइड ग्लैंड सही ढंग से फंक्शन नहीं करेगा तो एडिक्वेट अमाउंट में, यानी कि जितने अमाउंट में हमको थायरॉक्सिन हार्मोन चाहिए उतना हार्मोन वो रिलीज नहीं करेगा तो हमारा जो नेक है, गला है, इसका साइज अंडर कंट्रोल नहीं रहेगा। ये इसका साइज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और गले में धीरे धीरे स्वेलिंग होने लगेगी, यानी कि गला फूलने लगेगा, और यही बन जाता है ग्वाइटर, यानी कि घेगा रोग। घेग निकल जाता है, घेगा रोग हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है। तो अब हमें सोचना है कि आयोडीन कहां से मिलेगा, हम अपने डाइट में कौन सा फूड शामिल करें कि हमको आयोडीन मिलता है। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडीन युक्त नमक, जब भी नमक खाएं थोड़ा ही खाएं पर नमक अच्छा खाएं जो आयोडीन युक्त है, यानी कि आयोडाइज्ड सॉल्ट का ही यूज करें। सी फूड, समुद्री जो भोजन है, मछलियां वगैरह, उनसे आयोडीन हमको मिलती है तो हमारे फूड में वो शामिल होनी चाहिए। शायद फास्फोरस आपको नहीं बता पाया था कि ये कहां से, उसका सोर्स क्या है, तो भी बता दे रहा हूं। मीट, फिश, एग्स और होल ग्रेन से हमको फास्फोरस मिलता है। तो ये रहे हमारे वाइटल मिनरल्स जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इनके सोर्सेस बताया, इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी फंक्शनिंग में वो बताया, और इनकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारियां होती है वो बताया। हालांकि हमको फूड में मिनरल्स की बहुत कम ही जरूरत होती है, उसकी ज़्यादा क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती, बट बेशक कम क्वांटिटी में उसकी जरूरत होती है, लेकिन उनका जो रोल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स रह गए, क्या क्या रह गए? कार्बोहाइड्रेट्स पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, फैट्स यहाँ डिस्कस कर लिया, प्रोटीन्स यहाँ डिस्कस कर लिया, मिनरल्स यहाँ डिस्कस कर लिया, 4 न्यूट्रिएंट्स डिस्कस कर लिए, टोटल 7 न्यूट्रिएंट्स है, तो उसमें से 3 और क्या बच गए जी? विटामिन्स, रफेज एंड वाटर। इस पर चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।